उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो है अबाउट द वापडा हाइडल की जो टेस्ट हुई थी अभी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, जो सीटीएस ने कंडक्ट की थी रिसेंटली ऑन 1 मार्च आई गेस। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्वेश्चंस अलोंग विथ देयर सॉल्यूशंस। नॉर्मली तो हमें क्वेश्चंस ये इनके मिलते नहीं है, बट ये कुछ फ्रेंड्स के थ्रू और जो खुद से एक्सपीरियंस किए गए चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, तो उनसे जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बेसिकली अगर हम इसका कोर्स देखें तो 90% जो था वो सब्जेक्ट था। 90% जो क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट वाइज थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही थे, और जो 10% था वो जनरल नॉलेज था। अब जनरल नॉलेज में क्या आ जाता है, इस्लामियात आ गई, करंट अफेयर्स आ गए, पाकिस्तानी स्टडी आ गई, इंग्लिश आ गई, ये सारे आ गए इस जनरल नॉलेज में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो मेरे पास क्वेश्चन है वो मिक्स्ड में है, 100 जो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो जनरल नॉलेज के पोर्शन में आया हुआ था वो था द प्रॉफिट वुड टॉक आफ्टर हिज बर्थ एंड सेड आई एम अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड ही हैज गिवन मी अ बुक। तो बेसिकली ये वो पैगंबर थे जिन्होंने अपने पैदाइश के बाद खुद बात की और कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और उन्होंने मुझे किताब दी है। ठीक है, तो वो हम सबको पता है कि वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस थे, बट द करेक्ट ऑप्शन इज प्रॉफिट ईसा। ठीक है, अब मैं ऑब्वियसली सारे ऑप्शंस आपको लिख के नहीं बता रही, मैं सिर्फ करेक्ट वंस लिख के बता रही हूँ, या फिर जो ज़्यादातर उससे मैच वाले आंसर होंगे वही मैं आपको बताऊंगी। फर्दर आप लोग इन फर्दर क्लियरिटी के लिए आप लोग खुद से भी आंसर सर्च कर सकते हैं कि आया ये जवाब सही है या नहीं। अब उसके बाद जो जनरल नॉलेज में क्वेश्चन था वो था मेजर सिल्वर फाउंड इन। जो मेजर सिल्वर कहाँ मिलती है, तो ये 4 ऑप्शन थे। अब जो मुझे इंटरनेट रिसोर्सेज से इसका आंसर मिला है वो मिला है मेक्सिको। उसके बाद एक इंग्लिश का ये क्वेश्चन था, जब आप घर कोई मेहमान आता है और वो बहुत ज़्यादा बात करता है तो फिर आप क्या होता है, आप खुशी मिलती है या फिर आप इरिटेट होते हैं। तो उसमें जो और भी 1-2 ऑप्शंस थे, बट जो रिलेटेबल ये था क्योंकि उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसे कुछ लिख रहा था कि जो गेस्ट है वो बहुत ही कोई ज़्यादा बातें कर रहा है, उससे होस्ट इरिटेट हो सकता है। रिलेटेबल जो आंसर था वो ये था। ठीक है, ये क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। अब बाकी तो अब जब आप लोग जब अपने टेस्ट दे रहे होंगे तो उस हिसाब से आप आंसर टिक करेंगे जो ज़्यादातर उसके रिलेटेबल हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था हु गैदर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1930। हम सबको पता है कि जो 1913 का इलाहाबाद वाला खुतबा हुआ था वो एक मोहम्मद इकबाल ने सबको गैदर किया था और हमें 2 नेशन थ्योरी के बारे में बताया था कि हम लोग एक नेशन नहीं है, हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक कौम नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें वो है अल्लामा इकबाल ने हमें बताई थी। ऑब्वियसली यहाँ पे भी जो डिफरेंट मतलब ऑप्शंस थे, बट जो करेक्ट वन है मैंने सिर्फ आपको वही बताया है। उसके बाद ये था एक हिज, ये वर्ड था, इसकी अपोजिट हमें मीनिंग बतानी थी। ठीक है, ये इंग्लिश जनरल नॉलेज का पोर्शन ही डिस्कस कर रही हूँ मैं अभी तक, और ये एक वर्ड था, इसकी हमें सिमिलर मीनिंग बतानी थी। ठीक है, फार्टोट्रियल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम भी हो गए। अब उसके बाद फिर से एक इंग्लिश का सवाल था जिसमें कुछ इस तरीके से था कि सम पीपल आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, फिर देश they don't have time to dash agonies for others। अब उसमें हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें जो सूटेबल लग रहा था कि सब कुछ लोग इतने बिजी होते हैं कि दे डोंट हैव टाइम फॉर अदर पीपल्स, ऐसे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे। दे डोंट हैव टाइम टू केयर मच अबाउट अदर पीपल्स अगोनीज एक्सेट्रा। बताने का मकसद ये है
के जो जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आए हुए थे वो इस तरीके से आए हुए थे कि आपके पास जब सामने से टेस्ट होगी तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। जो सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आया था वो था, अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। एक दो और भी थे जनरल नॉलेज के, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे था डाइक इज अ 2 लेयर डिवाइस, 3 लेयर, 4 लेयर। अब हम अभी पता है कि डाइक जो है वो 3 लेयर डिवाइस होती है। ठीक है, अगेन आप हर क्वेश्चन में बार बार कह रही हूँ कि आप लोग काइंडली अगेन वेरीफाई कर दीजिएगा अगर कहीं गलती हुई है मुझसे भी। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, तो मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ हो सकती है, तो वो फिर आप मुझे भी बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमें एक सवाल था ये कि कौन सा टेस्ट है ट्रांसफार्मर का जो इफिशिएंसी भी बताता है और उसका टेम्परेचर भी। अब हमें पता है जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो हमें देता है कोर लॉस, और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो हमें देता है कॉपर लॉस। और ये दोनों टेस्ट मिलके हमें एफिशिएंसी का बता रहे होते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनपुट ये बेसिकली एफिशिएंसी का फार्मूला है, आउटपुट अपॉन इनपुट पावर माइनस कोर प्लस कॉपर लॉसेस। अब ये दोनों चीजें कोर और कॉपर लॉस मिलके ही हमें एफिशिएंसी देंगे, पर वहां पे जो ऑप्शन था वो या तो था ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, और एक दो टेस्ट के और नाम दिए गए थे जो मुझे फिलहाल याद नहीं है, तो उस हिसाब से उसकी एफिशिएंसी देखनी थी। अब मैंने जो इंटरनेट पे सर्च किया तो उसमें जो एक नाम आ रहा था वो कुछ संपनर्स टेस्ट, इस नाम से कोई टेस्ट था। वो बेसिकली इसमें क्या होता है कि दो हम आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर्स ले रहे होते हैं, फिर उनमें से हम कॉपर और कोर लॉस मेजर करते हैं, फिर हमें एफिशिएंसी एक ही टेस्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर के बारे में भी बताता है। ठीक, उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम की बेसिक बिल्कुल थ्योरेटिकल जैसे बुक में डेफिनेशन आती है वैसे ही आई हुई थी। एंड देन आगे चलें तो क्रेस्ट वैल्यू ऑफ साइन वेव। अब क्रेस्ट ये होती है क्रेस्ट और टफ वैल्यूज। ठीक है, क्रेस्ट वैल्यू ये हुई मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी। साइन 90 हमें पता है, यहाँ पे 90 होगा तो हमें मैक्सिमम मिलेगी, और साइन 90 हमें पता है 1 के बराबर होती है। अब ऑप्शंस में हमारे पास था 0.707, 1.412 एंड देन 1। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1। अगर यहाँ पे साइन फैक्टर होता तो वो फिर कुछ और चीज होती है। साइन फैक्टर का ये मकसद हो गया, फिर वो हम कंक्लूड करेंगे उसमें पीक फैक्टर में। पीक फैक्टर जो है वो अगर यहाँ पे क्रेस्ट वैल्यू की जगह होती क्रेस्ट फैक्टर, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आ जाती वो होती 1.414। सिर्फ वर्ड्स का थोड़ा डिफरेंस है, तो ये चीज है। अब आगे आते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन था डिफरेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड वोल्टेज। अब डिफरेंस ऑफ किसका, ओहमिक प्रेशर का, इलेक्ट्रिक प्रेशर का, मैग्नेटिक प्रेशर का, और एक दो ऑप्शन और थे। अब इसमें वोल्टेज तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल प्रेशर का डिफरेंस होता है, उसको ही हम वोल्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज सीरीज मोटर आर यूज बिकॉज ऑफ हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ये भी हमें पता है, सीरीज मोटर हम यूज इसलिए करते हैं उनके जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाई होता है। और जो नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम है, टोटल जो हमारे टेस्ट में प्रॉब्लम आई थी ना वो 3 प्रॉब्लम आई थी, जिसमें से एक प्रॉब्लम ये है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स जो है 120 दिए गए थे, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, साइक्रोनस जनरेटर की बात हो रही है, नॉर्मल वर्किंग। ठीक है, अब सडनली स्पीड इंक्रीज हो जाती है 1.5%, तो उसकी जो अब न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। अब जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्वियसली वो ओरिजिनल प्लस 1.5% इंक्रीज जो हुआ वो हमारी होगी न्यू स्पीड होगी। ठीक, अब न्यू स्पीड फॉर एग्जांपल ये है हमारी ओरिजिनल स्पीड, और 1.5% इंक्रीज जो वो हमने यहाँ पे रखा, तो n प्लस 0.15 ये हो गया 1.015 n, ये हमारी हो गई न्यू स्पीड। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड की, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स जो है फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, उस हिसाब से f2 जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी
एन के। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 है। अब जो हमारे पास स्पीड चेंज होकर मिली वो ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो ये था, और ये ऑप्शन मौजूद भी था टेस्ट में, 16.09 हर्ट्ज। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस सम को सॉल्व करने के और भी मेथड से मुझे जो इजी लगा वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, if a 3 by 3 matrix A has a determinant of 21, then 2A will have determinant 3 by 3 मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 21 है, 2A होगा तो फिर उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? A का 21 है, 2A 3 by 3 मैट्रिक्स है तो 2 by 3 इंटू जो सिंगल वाली का था, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 168 होगा। अगेन उसके बाद आते हैं, यहाँ पे आया था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव रेक्टिफायर कौन सा है, ये वाला एक क्वेश्चन आया था जिसमें हाफ वेव, फुल वेव ये सारे थे। ठीक, उसके एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं पता वरना मैं आपको वो भी बता देती हूँ। उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम आया था, एक तो प्रॉब्लम मैंने आपको ऊपर वाला वो समझा दिया, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आया था वो आया था एफिशिएंसी ऑफ आइडियल डीजल साइकिल। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी, डीजल इंजन की जो है थर्मल एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आया था। ठीक, उसमें वैल्यूज गिवन थी, हमें सिर्फ फार्मूलाज में वो पुट करके और एफिशिएंसी निकालनी थी। सिंस वो मुझे वैल्यूज याद नहीं है तो मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रही, बट वो सिंपल ही था, आपको सिर्फ उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक ठीक है, और ये बर्नी सिंथेसिस मेथड से भी एक क्वेश्चन आया था। अब कुछ क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो मुझे फुल याद नहीं है, लाइक जो हमारे पास ऑप्शंस थे आंसर्स में भी वो भी ए बी सी डी ई थे, ई तक 5-5 ऑप्शन थे और एक ही ऑप्शन था बहुत लेंथी था, मतलब क्वेश्चन में 3-4 लाइन है तो आंसर में भी एक ऑप्शन 2.5 लाइन, 1 लाइन, 1.5 लाइन इस तरीके से था। तो फुल क्वेश्चंस कुछ याद नहीं भी है, तो उनका मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स के नाम बता रही हूँ कि इनमें से भी क्वेश्चन आए हुए थे, ताकि आप जब अपनी तैयारी करें तो इन टॉपिक्स को भी ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड्स ऑन, ये तो हमें डेरिवेशन से पता चलता है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की जो है वो दोनों एल और सी दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन था ओनली कैपेसिटिव सर्किट या कैपेसिटिव इंडक्टिव, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों पे डिपेंड करता है या फिर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज कैपेसिटर एंड इंडक्टर। अब एक क्वेश्चन आया था 2 आउट ऑफ 3 वोटिंग लॉजिक बॉयलर ड्रम। अब ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हुआ था जिनके मुझे एग्जैक्ट ऑप्शंस याद नहीं है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, बट आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो था ऑप्टिमल कोर यूटिलाइजेशन के लिए कोर का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, उसके में ऑप्शन थे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्टेप्ड कोर हम लोग यूज कर रहे होते हैं मोस्टली। एंड देन ये हमारे पास एक और क्वेश्चन था सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू b वेयर a इज अ लार्ज मैट्रिक्स। तो जब a हमारे पास लार्ज मैट्रिक्स होती है तो फिर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, LU डिकम्पोजिशन, गॉसियन मेथड या फिर इटरेटिव मेथड। तो मेरे ख्याल से जो करेक्ट ऑप्शन है वो इटरेटिव मेथड से, इटरेटिव मेथड इसीलिए यूज होते हैं कि जो मैट्रिक्स बड़ी हो फिर उसको इजीली सॉल्व किया जा सके। अगेन आई एम सेइंग कि आप लोग आंसर फिर भी कंफर्म कर दीजिएगा। अब हाफ सब्ट्रैक्टर का आउटपुट, उसकी भी ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन दी गई थी कि आउटपुट पे क्या होगा, डिफरेंस और बोरो होता है। दूसरा ऑप्शन था ओनली डिफरेंस ओनली बोरो, तो हमें पता है हाफ सब्ट्रैक्टर के आउटपुट पे डिफरेंस और बोरो दोनों होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक और ये क्वेश्चन था टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव। अब हमें पता है कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देती है। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी थी और ऑप्शन भी थे, बट द करेक्ट ऑप्शन इज वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद SF6 सर्किट ब्रेकर से भी क्वेश्चन था, मेसिस-नो बिट से भी एक क्वेश्चन था, एंड फंक्शन कंट्रोलर जो चैप्टर है उससे भी कुछ क्वेश्चन थे। ऑब्वियसली आई कैन नॉट रिमेम्बर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द टेस्ट, बट जो जो मुझे चीज़ें याद थी वो मैंने आपको बता दी है, और जिनके क्वेश्चन भी याद नहीं, अगर टॉपिक भी याद है तो वो भी मैंने मेंशन कर दिए ताकि आप अगली बार अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंदाजा हो। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन था सिंपलेस्ट वे टू शो हार्मोनिक्स इन अ कंटिन्यूअस वेवफॉर्म। तो हमें पता है फोरियर सीरीज से हम लोग हार्मोनिक्स को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म भी था, लेप्लास भी ऑप्शन में था, बट हमें पता है कि फोरियर सीरीज इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद
FEM से फाइनाइट एलिमेंट मेथड एंड एनर्जी मिनिमाइजेशन से भी क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली ये था कि एनर्जी मिनिमाइजेशन के लिए हम कैसे ये मेथड यूज करते हैं। और क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन से भी क्वेश्चन थे, स्पेशली जो ग्रिड साइड से क्वेश्चन आए हुए थे। अब एक ये क्वेश्चन था, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वोल्टेज 120 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, फिर फ्रीक्वेंसी अचानक 5 हर्ट्ज होगी, तो व्हाट विल हैपन टू द बल्ब। अब मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता कि वो फिलामेंट की बात, बल्ब की बात कर रहे थे या किसकी, क्योंकि अगर फिलामेंट बल्ब होगा तो उसकी हम वो उसके अंदर रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है, उसमें हम जितना भी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो वो अनइफेक्टिव, रेजिस्टर अनइफेक्टिव होता है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर उसकी जगह मोटर होगा या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगी और उसमें फिर फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली वो उसको डैमेज कर सकती है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन था, हाई हेड हाइड्रो पावर प्लांट यूज टर्बाइंस अप टू 300 जो उसकी मिलीमीटर सॉरी हाई हेड था हाइड्रो प्लांट का, ये दिया गया था, इस पे हम कौन सी टर्बाइन यूज कर रहे हैं। मैं इजी जो आंसर है सिंपल, तो वो तो पेल्टन है टर्बाइन फॉर एफिशिएंसी। बट मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट बना दिया। अब यहाँ पे हेड, फ्लो एंड टर्बाइन। अब अप टू लो हेड वाली जो है 30 मीटर तक, उसके लिए हम लोग जो ये दोनों टर्बाइन यूज कर रहे होते हैं। मीडियम हेड वाली के लिए, हाइड्रो प्लांट्स के लिए हम लोग ये वाली टर्बाइन यूज कर रहे होते हैं। एंड ग्रेटर देन 300 मीटर या हाई हेड वालों के लिए हम जो टर्बाइन यूज कर रहे होते हैं वो है ये। अब यहाँ पे सिंस 300 एग्जैक्टली गिवन था, तो 300 इसमें भी आता है बट इसमें भी आता है। वहाँ पे लिखा होता है बेटर एफिशिएंसी कहाँ पे मिलेगी, तो ऑब्वियसली ये वाली हमें टर्बाइन जो ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी देगी। नेक्स्ट इज, हाँ ये भी एक जनरल नॉलेज में से क्वेश्चन था कि पाकिस्तान की एरिया आफ्टर एडिंग फाटा कितनी हो गई। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेट रिसोर्सेज उसका आंसर ये मिला है, फिर भी आप ये कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, अ प्लेस वेयर रिवर फॉल्स इनटू लेक्स एंड ओशन, उसको क्या बोलते हैं, माउथ, सोर्स, कैचमेंट एरिया, मिएंडर्स। तो जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेट रिसोर्सेज है, अगेन ये माउथ आ रहा था। अब ये कुछ कंप्यूटर से भी बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। उसमें से ये एक क्वेश्चन था कि 56% ऑफ ICU इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं, वो 32 बिट के होते हैं, 16 बिट के होते हैं, कितने बिट के होते हैं। तो ये अगेन फ्रॉम इंटरनेट 32 बिट आ रहा है, फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन था, कंप्यूटर पार्ट दैट परफॉर्म बेसिक एल्गोरिथम्स एंड अरिथमेटिक सम्स, वो कौन सा पार्ट है। अब उसमें मेमोरी था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, कंट्रोल था। ऑब्वियसली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है जो ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है। बेसिक तो ये ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो ये अर्थमेटिक सम्स वगैरह कर रहा होता है। बट ये ऑप्शन नहीं था, तो द क्लोज वन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही ये ALU और कंट्रोल लगा होता है जो ये सारा काम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये क्वेश्चन था, एड्रेस बस है 32 बिट की, डेटा बस है 32 बिट की, तो टोटल मेमोरी कितनी होगी। टोटल मेमोरी के जो हमारे पास फार्मूला है वो है लोकेशंस इनटू बाइट्स पर लोकेशन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, एड्रेस बस गिव्स लोकेशन 2 पावर n। अब n की लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, 2 पावर n। तो n जो हमारे यहाँ पे 32 बिट दी गई है, 2 पावर 32 हमारे पास है 4 गीगा लोकेशन। अब डेटा बस 32 बिट्स की है, 32 बिट्स की है, ठीक। और ईच लोकेशन विल कैरी ऑब्वियसली 32 बिट्स, तो ये 4 गीगा बाइट्स हुए। कैसे 4 बाइट्स हुए, 32 बिट्स ईच लोकेशन कैरी करेगी, 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स, ठीक है। अब हमें टोटल डेटा बस कितना मतलब कैरी करेगी, तो 4 ये एंड 4 ये, 4 गीगा लोकेशन से और 4 बाइट्स, तो ये हुए 16 गीगा बाइट्स। ये हो गई हमारे पास टोटल मेमोरी। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया कि एड्रेस बस की लोकेशन, एड्रेस बस की जो डेटा थी उससे हमने नंबर ऑफ लोकेशंस निकाली, वो मिले 4 गीगा लोकेशन। लोकेशन के पास हमारे पास जो डेटा बस पे
बिट्स दिए गए थे उनको बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर लोकेशन इनटू बाइट्स पर लोकेशन, 4 गीगा लोकेशन एंड 4 बाइट्स, तो ये 16 गीगा बाइट्स इसका आंसर है। ठीक। अच्छा, अब वोल्टेज गेन से एक प्रॉब्लम था, मैंने कहा था आपको 3 प्रॉब्लम बेसिकली आए हुए थे, एक थर्मल इफिशिएंसी से, एक सिंक्रोनस जनरेटर से, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ये मैंने आपको बताया एग्जैक्टली जो होता है नॉर्मल फार्मूला से, एग्जैक्टली फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी थी वही था। और थर्ड हमारा वोल्टेज गेन से प्रॉब्लम है, तो पूरी टेस्ट में सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही आए थे बस। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग हाफ वेव रेक्टिफायर ये था। उसके बाद ये क्वेश्चन था, इफ अ सर्किट हैज हाई गेन एंड फेज शिफ्ट कंडीशन देन इट प्रोड्यूस ऑसिलेशन, अगर किसी सर्किट में हाई गेन भी है और फेज शिफ्ट भी है तो वो कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस करेगी, लाइक रेजोनेंस कंडीशन या फिर कुछ और, तो ऑसिलेशन इसका सही जवाब है। उसके बाद मेन रीजन फॉर यूजिंग स्टार्टर विद इंडक्शन मोटर, पता है टू रिड्यूस हाई स्टार्टिंग करंट, इसलिए हम लोग स्टार्टर्स यूज कर रहे होते हैं। अगेन रीजनरेटर इन अ ब्रेटन साइकिल गैस टर्बाइन इम्प्रूव्स, वो हमारे पास जो है एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद ये एक सवाल था कि वंस कॉम्प्लीमेंट, अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 0 जो भी होंगे उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे और 1 जो होंगे उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। और क्वेश्चन भी कुछ थ्योरेटिकली था, कोई हमें वैल्यू नहीं दी हुई थी, बस ये था कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे या किस तरह होगा, यही चीज थी। ठीक। उसके बाद था नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इन सिंक्रोनस जनरेटर, ये कंडीशन कब आती है, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन हमें पता है जब कैपेसिटिव लोड होता है जब ही होती है, क्योंकि इस कंडीशन में जो लोड वोल्टेज होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो उसकी वजह से जो रेगुलेशन है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये थी कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए अबाउट CTS टेस्ट ऑफ वापडा कंडक्टेड बाय CTS। ये था कि जो उन्होंने कोर्स दिया हुआ था उसमें से ही क्वेश्चन थे, बट जिस तरह ये मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन इस तरीके से नहीं थी, एक ही क्वेश्चन बिल्कुल घुमा फिरा के दिया हुआ था, जैसे सिंपल सुपरपोजिशन थ्योरम की डेफिनेशन है तो उसको 3-4 लाइनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर 5 ऑप्शन दिए गए हैं और ABCDE, और वो 5 ऑप्शन भी एक डेढ़ लाइन का, उसका एक डेढ़ लाइन है, वो पढ़े फिर समझे, और चीज़ें थोड़ी घुमा फिरा के दी गई थी। ठीक, तो इस तरीके से सिंपल नहीं थी टेस्ट, बट ये वाले कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे शेयर कर दिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे, अगर कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक्स हो तो काइंडली डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाह।